नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ, तो मैं हूं अंकित और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हूं एक नई जानकारी जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक तथा पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के संदर्भ में है। जी हाँ, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब उप निरीक्षक यानी कि यूपीएसआई का पेपर दिसंबर के पहले सप्ताह में समाप्त हुआ था, तो पहले सप्ताह में ही यानी कि उस पेपर के तुरंत बाद यूपीएसआई के पेपर भी कराए गए थे। तो आज जो बोर्ड है यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड जो है उसने एक सूचना जारी किया है। यह जानकारी उसी के संदर्भ में है। आइए देखते हैं कि उसने अपने आधिकारिक वेबसाइट पे क्या सूचना जारी किया है एएसआई के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये दिनांक दिया हुआ है 31 दिसंबर 2021 का, यानी कि आज के दिन इसे जारी किया गया है और ये जो है वो डीबीपीएसटी के संदर्भ में है। जी हाँ, यानी कि ये जो सूचना है वो एएसआई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जारी किया गया है। तो चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है और सूचना में ऐसी क्या खास बात है जो अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्दिष्ट लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा श्रेष्ठता के आधार पर अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को विनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जी हाँ, तो यानी कि अभी संख्या निर्धारित नहीं की गई है कि कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लेकिन जो अभ्यर्थी पास होंगे यानी कि जिसका कट ऑफ हाई रहेगा उस हिसाब से और जितनी संख्या है यानी कि पदों की जितनी संख्या है उस हिसाब से अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कि नीचे क्या दिया हुआ है। यह परीक्षण एक समिति द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस समिति का स्वरूप निम्नवत होगा, यानी कि जो समिति आपका डीबीपीएसटी कराएगी उनमें कौन कौन शामिल होगा, आइए उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा। जी हाँ, यानी कि इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वह कोई डिप्टी कलेक्टर होगा जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाएगा उन्हें, यानी कि डिप्टी कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रखा जाएगा। और दूसरा देखते हैं तो जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक रहेगा। जी हाँ, यानी कि एक तो डिप्टी कलेक्टर हो गए और दूसरा पुलिस उपाधीक्षक हो गए। और फिर तीसरा कौन होगा, जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएसए या फिर कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी इसमें शामिल होगा। जी हाँ, यानी कि आपके जो समिति होगी जो डीबीपीएसटी की जांच करेगी इसमें 3 मुख्य लोग होंगे। ठीक है, यानी कि 3 लोगों के देख रेख पे ये आपका सारा कार्यक्रम किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। नीचे दिया हुआ है मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना तथा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों से किया जाएगा। जी हाँ, यानी कि आपने जब फॉर्म भरा था तो उस समय जो भी सूचना आपने उपलब्ध कराई थी बोर्ड को और जो भी दस्तावेज आपने जमा किया था उन्हीं दस्तावेजों से उसका मिलान किया जाएगा। यानी कि आपका असली वाला दस्तावेज लिया जाएगा और आपने जो दस्तावेज अपलोड किया था अपने फॉर्म में उन दोनों का मिलान किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वो सही है या नहीं सही है। चलिए आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान बोर्ड किसी समिति द्वारा किसी प्रकरण का कोई संशय होने के कारण संदर्भित किए जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाए जाने पर बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश अंतिम माने जाएंगे। डीबीपीएसटी के दौरान यदि कोई संशय उत्पन्न हो जाता है कि भाई इसके मामले में क्या किया जाना है और समिति द्वारा उस प्रकरण को अगर निर्देशित किया जाता है बोर्ड को, तो बोर्ड इसमें स्वतंत्र होगा कि वह क्या निर्णय लेता है उसके संदर्भ में, यानी कि उसके बारे में क्या करना है वह बोर्ड डिसीजन ले सकता है।
चलिए आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ कि अभिलेखों की समीक्षा के दौरान या समीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल साधित, गलत, कूट रचित पाए जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन यथास्थिति बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा तथा यथास्थिति आपराधिक मामला संस्थित करके यथाविध कार्यवाही की जाएगी। यानी कि इस समिति को यदि लगता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वह गलत है या फिर गलत तरीके से उसे बनाकर पेश किया गया है, तो आपका जो अभ्यर्थन होगा वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि आप भर्ती नहीं हो पाएंगे और ऊपर से आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोग किसी भी प्रकार का गलत सूचना यदि उसमें दिया है या फिर गलत तरीके से किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है तो वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप लोग आफत में पड़ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। उक्त समिति द्वारा ही अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही तत्समय संपादित की जाएगी। अभिलेखों की समीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा ही शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही की जाएगी। जी हाँ, तो जो समिति आपका डीवी करेगी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो समिति करेगी वही समिति आपका मानक परीक्षण यानी शारीरिक मानक परीक्षण भी वही करेगी और वहीं पे हो जाएगा। यदि आप डीवी पीएसटी में सही पाए जाते हैं तो फिर आपका शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा। चलिए ये देख लेते हैं कि अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षण में क्या क्या किया जाएगा, यानी कि पीएसटी में उनका क्या क्या होना है, इसे भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक जो है वह देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ऊंचाई की बात करेंगे, यानी कि उनकी जो लंबाई है, यानी कि सामान्य और पिछड़े वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और यदि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात की जाए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तो उनकी जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए वो 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। वहीं यदि सीने की बात की जाए यानी कि पुरुषों के सीने की बात की जाए तो सामान्य, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने का जो माप होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि बिना फुलाए, यानी कि नॉर्मल आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के पश्चात जो होना चाहिए वो 82 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, यानी कि आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव करना है अपने सीने में। और वहीं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य जो सीने का माप होना चाहिए वह 75 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, यानी कि इन्हें भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। देखिए यहाँ पे टिप्पणी दिया भी है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। चलिए अब बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थियों की। तो ऊंचाई की यदि बात करें तो इसमें सामान्य और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति का जो महिलाओं का जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एसटी की यदि बात करें तो उनकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं यदि महिलाओं की वज़न की बात करें तो वहाँ पे महिलाओं का वज़न भी किया जाएगा, और महिलाओं का जो वज़न होना चाहिए वह 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 40 किलोग्राम से अधिक ही होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए 7वें नंबर पे ये कहा गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसका शारीरिक परीक्षण किया गया है और उसे लगता है कि भाई उसके साथ गलत किया गया है, यानी कि घर पे या फिर कहीं पे जब वो नाप रहा था तो उसकी हाइट हो गई या फिर चेस्ट हो गई वो सही आ रही थी, यानी कि वो मानक को पूरा कर रहा था, लेकिन जब समिति द्वारा जाँच किया गया तो कम अगर नाप रहे हैं तो आप वहाँ पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ, वहाँ पे देखिए उस स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा एवं ऐसे अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जाएगा। इस शारीरिक मानक परीक्षण रिपोर्ट में नाम निर्दिष्ट समिति के सभी सदस्य तथा
अपर पुलिस अधीक्षक हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराए गए शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाए जाते हैं को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा एवं इस संबंध में अग्रेतर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। जी हाँ, तो यदि आप लोग को लगता है कि आप लोग का जो पहली बार है वह जो नाप तौल की आपका किया गया है, यदि आपको लगता है कि कहीं वहाँ पे गलती है तो आप वहाँ पे दोबारा आप करवाने के लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और फिर दोबारा एक बड़े अधिकारी के सामने आपका फिर से जो शारीरिक मानक परीक्षण है वह फिर से किया जाएगा। और यदि वहाँ पे भी आप फेल हो जाते हैं तो भाई आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, तब आपको वहाँ से हटना ही पड़ेगा। आप फिर आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या कहा गया है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी कि वह दिए गए दिनांक और समय पर अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु उपस्थित हों। फिर आगे देखिए क्या कहा गया है। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक एवं समय पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु संबंधित जनपद में परीक्षा संचालन हेतु गठित समिति को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए प्रत्यावेदन दे सकता है। बोर्ड द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर यथोचित निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ, तो यदि जिस दिन आपको बुलाया गया है शारीरिक मानक परीक्षण के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यदि आप उस समय नहीं पहुंच पाते हैं तो आप एक एप्लीकेशन वहां पे दे सकते हैं जाके बाद में, और उसमें कारण बता सकते हैं कि आप क्यों वहां पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं। और बोर्ड द्वारा फिर उसका विचार किया जाएगा और फिर यदि वो चाहेंगे तो आपको दोबारा समय दे दिया जाएगा DBPST के लिए। लेकिन मैं जहाँ तक कहूँगा कि आप लोग समय से पहुँचिए। ऐसा कोई भी कारण नहीं होना चाहिए कि आप समय पर ना पहुँच पाएँ, लेकिन फिर भी यदि आप समय पर नहीं पहुँच पाते हैं तो आप एप्लीकेशन देने के लिए स्वतंत्र हैं और जहाँ तक संभव है वह फिर से आपका DBPST करा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला है कि परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण अंतिम रूप से असफल घोषित किए गए अभ्यर्थी को किसी भी आधार पर कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा एवं इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा पुनः परीक्षा के लिए कोई अपील नहीं की जा सकेगी। यानी कि यदि आप एक बार असफल वहाँ से घोषित हो जाते हैं और वहाँ से आप चले आते हैं तो फिर कुछ नहीं किया सकता है, तब आपको फेल ही माना जाएगा और फिर आप अगले प्रोसेस में भाग नहीं ले पाएंगे। फिर देखिए आगे क्या कहा गया है। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के परिणाम पत्रक पर संबंधित अभ्यर्थियों से उन्हें सूचित करते हुए तिथि सहित हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। तत्पश्चात समिति के सदस्यों के नाम एवं पदनाम की मोहर तथा तिथि सहित हस्ताक्षर करेंगे। जी हाँ, यानी कि जब आपका ये शारीरिक मानक परीक्षण हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका जो भी परिणाम रहेगा उसको आपसे बताया जाएगा और उस परिणाम पे ही आपसे हस्ताक्षर करा लिया जाएगा डेट के सहित, ताकि आप जान जाएं कि आपका क्या हुआ है और आप किसी प्रकार का फ्रॉड ना होने पाए। इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि अभ्यर्थियों को पता रहे कि भाई उसके साथ कोई गलती गलत न कर सके। यानी कि यदि वो पास हुआ है तो वहाँ पे लिखा रहेगा भाई आप इस परीक्षा में पास हो गए हैं, तो इसलिए वहाँ पे अभ्यर्थियों का सिग्नेचर करा लिया जाता है। तो यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तैयारी करते रहिए और जो भी दस्तावेज़ आप लोग के पास नहीं हैं उन्हें आप इकट्ठा करना शुरू कर दें ताकि जब भी बुलाया जाए तो आप पूरी तरह से तैयार रहें।